हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अगेन 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज के ये जो क्वेश्चन है हमारे ये ग्रामीण समाजशास्त्र से रिलेटेड हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने गांव के संदर्भ में ग्रामीण नागरिक निरंतरता में ग्रामीणता शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन है पीक, एंडरसन, बर्टेंड और सिम्स। तो इन चारों में से किसने ग्रामीण नागरिक निरंतरता की बात की थी और उसमें ग्रामीणता शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बर्टेंड ने। और इसके अलावा एंडरसन ने किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इन्होंने जीव का ग्रामीण रंग शब्द का प्रयोग किया था। ये किया था किसने? एंडरसन ने। और बर्टेंड का पूछेगा तो उन्होंने ग्रामीणता शब्द का प्रयोग किया था ग्रामीण नागरिक निरंतरता में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन में है स्मिथ, जीएस घुरिये, लॉरी नेल्सन और सैंडरसन। तो इसमें से ये किसकी परिभाषा है जाति को लेकर के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीएस घुरिये ने। जीएस घुरिये ने ये परिभाषा दी थी जाति के लिए कि जाति जो है ये इसकी सदस्यता जन्मजात होती है। और इसके अलावा जो प्रत्येक जाति होती है उसका एक नाम होता है और उनकी एक अपनी जीवन शैली होती है, और जो आपस में भोजन एवं सहवास पर प्रतिबंध रखते हैं। और साथ ही साथ जाति एक अंतःविवाही परिवारों का एक समूह भी है जो शुद्ध अशुद्ध के विचारों को मानता है। तो ये सारी चीज़ें किसने कही थी? जीएस घुरिये ने कहा था। इसीलिए जाति का जो इन्होंने परिभाषा दिया था वो उन्होंने इसकी सदस्यता जन्मजात मानी थी। और इसके अलावा जीएस घुरिये ने इनकी जो एक पुस्तक थी, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसमें इन्होंने जाति के जो संरचनात्मक और संस्थात्मक पहलू है उस पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने इसकी 6 विशेषताएं बताई थी। जाति की 6 विशेषताएं आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो नोट कर सकते हैं। 6 विशेषताएं इन्होंने कौन कौन सी बताई थी? इन्होंने पहला बताया था समाज का खंडात्मक विभाजन, दूसरा संस्तरण, तीसरा भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध, चौथा इन्होंने बताया था नागरिक धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार, और इन्होंने इसके बाद बताया था व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध एवं विवाह संबंधी प्रतिबंध और अंतःविवाही। तो ये सारे इन्होंने 6 विशेषताएं जाति से संबंधित बताई थी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने जाति को ठोस सामाजिक वर्ग माना है? ऑप्शन में है रिजले, मजूमदार, लुंडबर्ग और मैकाइवर। तो इसमें से किसने जाति को ठोस सामाजिक वर्ग माना है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लुंडबर्ग ने। लुंडबर्ग के अनुसार जो जाति है ये एक ठोस सामाजिक वर्ग है जिसमें कि मनुष्य का जन्म होता है और जिसे जो वर्ग होता है बड़ी कठिनाई से छोड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में है मजूमदार, गुन्नार मिर्डाल, जीएस घुरिये, मैकाइवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें जो है ऑप्शन गलत हो गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन में एन के दत्ता होना चाहिए क्योंकि इस बुक के लेखक जो हैं वो एन के दत्ता हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ये एन के दत्ता। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक एन के दत्ता हैं, डॉक्टर एन के दत्ता। और इसके अलावा इन्होंने इस पुस्तक में जाति के संरचनात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर इन्होंने प्रकाश डालते हुए इसकी 6 विशेषताएं बताई थी। इन्होंने भी 6 विशेषताएं बताई थी अपनी इस पुस्तक में। कौन कौन सी बताई थी? तो देखिए, इन्होंने पहला बताया था कि जाति जो होती है वो जन्मजात होती है, और दूसरा इन्होंने बताया कि जाति में खान पान संबंधी नियम पाए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया जातियों में व्यवसाय निश्चित होते हैं, अंतःविवाही होते हैं, जाति में ऊंच नीच एवं छुआछूत के नियम होते हैं, और संपूर्ण जाति व्यवस्था जो है वो ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। तो इन्होंने इस तरीके से 6 विशेषताएं बताई हैं जाति से संबंधित अपनी इस पुस्तक में।
अगला क्वेश्चन है, जाति के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यानी जाति से संबंधित धार्मिक सिद्धांत किसने दिया था। तो पहला है नेस्फील्ड, दूसरा है होकार्ट, तीसरा है सेनार्ट, चौथा है बी एंड सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एंड सी दोनों, यानी होकार्ट एवं सेनार्ट ने इन्होंने धार्मिक सिद्धांत, जाति का धार्मिक सिद्धांत इन्होंने दिया था। और जो सेनार्ट है इन्होंने धार्मिक सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि जाति की उत्पत्ति जो है वो भोग के कारण से हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कथन है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है। ये किसका कथन है कि जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है। ऑप्शन है इबेटसन, दूसरा है टोटम, तीसरा है हट्टन, चौथा है डेविस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेविस। तो ये किसने कहा था जाति व्यवस्था संसार के सभी स्थानों पर विद्यमान है, तो ये कहा था डेविस ने। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ऑप्शन है प्रजाति सिद्धांत, दूसरा है धार्मिक सिद्धांत, तीसरा है परंपरागत सिद्धांत, चौथा है व्यवसायिक सिद्धांत। तो किस सिद्धांत के अनुसार कहा गया था कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परंपरागत सिद्धांत में, यानी जाति का जो परंपरागत सिद्धांत में है, इस सिद्धांत में कहा गया था कि जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में हुआ है। और इसके अनुसार जो है जाति ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुआ है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वो थे मजूमदार, यानी जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो थे मजूमदार। और इनका कहना था कि जो जाति है वो ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई है, ऐसा जो परंपरागत सिद्धांत है उनका मानना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जनजातियों के लक्षण नहीं हैं। तो पहला है सामान्य भाषा, दूसरा है विस्तृत आकार, तीसरा है परंपरागत व्यवसाय, चौथा है सामान्य भूभाग। तो इसमें से जनजातियों के कौन कौन से लक्षण हैं। सामान्य भाषा उनकी होती है, ये सही है। उनका विस्तृत आकार भी होता है, उनका सामान्य भूभाग भी होता है। इसमें से उनकी परंपरागत व्यवसाय नहीं होता है, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा जो जनजातियों की विशेषताएं हैं वो है अंतर्विवाह इनमें होता है और इनका एक नाम होता है, इनकी सामान्य संस्कृति भी होती है। इसके अलावा इनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता होती है और इनका एक राजनीतिक संगठन भी होता है, इनका अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत की जनजातियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन में है 4, 2, 4, 6, 2 या फिर 8। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत की जनजातियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 भागों में किया गया है, 2 भागों में से बांटा गया है। पहला क्या है, पहला मतलब वे जनजातियां जो आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आई हैं और जिनकी मूल संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, ये पहली जनजाति हो गई, मतलब इनको एक भाग में बांटा गया है। पहले भाग में कौन, जैसे कि नागा हो गई, नागा जनजाति जो है, इसके अलावा गोंड हो गया, ये सभी पहले में आते हैं, यानी जो आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आए और जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। और दूसरा जो है ऐसी जनजातियां जो अपनी मौलिकता बनाए हुए हैं। और इसमें क्या है कि जैसे टोडा, कोटा, चेचू, इरला, ये सारे जो जनजातियां हैं, मतलब जो जनजातियां अपनी मौलिकता यानी वो उन्होंने अपनी संस्कृति को अभी भी मतलब बना के रखा हुआ है, वो किसी अन्य में परिवर्तित या मिली जुली नहीं है, उनका खुद का अपना जो संस्कृति है वो अभी तक एकदम मतलब सुरक्षित है। तो ऐसी जनजातियों को दूसरे भागों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि पहला जो है जिनमें परिवर्तन हुआ है, जिन जनजातियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, और दूसरा जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टिकोण से जनजातियों को कितने भागों में बांटा गया है। वहाँ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पूछा था तो 2 भागों में, यानी जिनका परिवर्तन हुआ है और जिनका परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण से जनजातियों का, तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। इनको 4 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं, तो पहली हो गई जो शिकार करने वाली जनजातियां होती हैं, पहले शिकार करने वाली हो गई, शिकार करती हैं और संकलनशील अर्थव्यवस्था इनकी होती है। और इसमें जो है कौन कौन सी जनजातियां आती हैं, तो इसमें पनियान हो गई,
पनियान हो गई, कादर हो गई, ये सारे इसमें शामिल हैं। और दूसरा जो है वो पशुपालक जनजातियां हैं, जो पशु को पालते हैं। पशुपालक में कौन कौन आ जाता है? टोडा हो गया, गुर्जर हो गया, ये सारे पशुपालक में आ जाएंगे। और तीसरी जो जनजातियां हैं वो कृषि करने वाली हैं, यानी जो खेती बाड़ी करती हैं, कृषि करने वाली। इसमें कौन सी जनजातियां हैं? इसमें जैसे जो उत्तरी पूर्वी और मध्य भारत में रहती हैं वो जनजातियां आती हैं। और चौथी जनजातियां जो उद्योगों में लगी हुई हैं। उद्योगों में जो जनजातियां लगी हैं, इसमें जो है जैसे असम, बंगाल, उड़ीसा की जनजातियां जो हैं वो आ जाती हैं। ये उद्योगों में काम करती हैं, यानी जैसे लोहा कोयला की खान है, कारखाने हैं, चाय के बागान हैं, इन सभी में ये काम करते हैं। तो कुल मिला के 4 तरह की आर्थिक दृष्टिकोण से जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है। पहला हो गया शिकार करने वाली, दूसरी हो गई पशुपालक यानी पशु को पालने वाली, तीसरी कृषि करने वाली और चौथी उद्योग धंधों में लगने वाली। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने निग्रिटो जनजाति को भारत की सबसे प्राचीनतम जनजाति बताया है? ऑप्शन है BS गुहा, मजूमदार, हट्टन, पश्चिमी भारत ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हट्टन ने, ऑप्शन नंबर सी। हट्टन ने जो है इन्होंने कहा था कि जो निग्रिटो जनजाति है वो सबसे प्राचीन जनजाति है। और निग्रिटो जनजाति जो है ये दक्षिण भारत की जनजातियों में मतलब शामिल है, यानी जो दक्षिण भारत की जनजातियां हैं ये भी निग्रिटो जनजाति भी दक्षिण भारत में पाई जाती है। और इसके अलावा जो ये जनजातियों का वर्गीकरण हुआ है ये प्रजाति वर्गीकरण के आधार पे इन्होंने हट्टन ने इसे मतलब बताया था निग्रिटो जनजाति को, मतलब ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। मतलब प्रजाति वर्गीकरण के आधार पे 3 प्रकार की जनजातियों को बताया गया है। पहले निग्रिटो हो गई, दूसरा मंगोल हो गया जो कि असम और सीमा प्रांत की जनजातियों में मतलब पाए जाते हैं, और तीसरी हो गई आदि आग्नेय मतलब जो मध्य भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा है कि भारत का प्रत्येक गांव एक गणतंत्र है? पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है हेनरी मैन, तीसरा है AR देसाई, चौथा है थियोडोर सनेन। तो किसने भारत का प्रत्येक गांव एक गणतंत्र है ये कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी मैन। हेनरी मैन ने कहा कि जो भारत का प्रत्येक गांव है वो एक गणतंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित थी? पहला ऑप्शन है मद्रास और मुंबई में, दूसरा है संयुक्त प्रांत में, तीसरा है पंजाब में, चौथा है ये सभी में। तो रैयतवाड़ी प्रथा क्या होती है? तो रैयतवाड़ी प्रथा जो होती है या रैयतवाड़ी व्यवस्था जो होती है, मतलब इस प्रणाली में क्या होता है कि जो भूमि है उस पर भूमि पर स्वामित्व जो है वो राज्य का होता था, लेकिन व्यवहार में प्रत्येक जो रजिस्टर्डधारी जिसको बोलते हैं, जिसको रैयत बोलते हैं, इसका स्वामी होता था। यानी जो भूमि होती थी वो तो राज्य का होता था, लेकिन इसका जो रैयत होता था जिसको कि हम रजिस्टर, इसको एक सेकंड लिख देते हैं, इसको रजिस्टर्डधारी भी बोला जाता था रैयत को। तो यानी जिसका जो है रजिस्टर्ड रहता था उसको रैयत बोलते थे। तो इसका स्वामी कौन होता था? जो रजिस्टर्ड धारी होता था। और जब तक वह भूमि पर राज्य की नियमित रूप से कर देता रहता था, यानी राज्य उससे कर लेती थी उस भूमि पर उससे काम करने के लिए, तो जब तक वह नियमित रूप से कर देता रहता था और तब तक राज्य उसे बेदखल नहीं करता था, और उसको भूमि को काम में लेने, उसे बेचने और हस्तांतरित, यानी उसे मतलब एक दूसरे को भी वो दे सकता था, हस्तांतरित करने या किसी अन्य प्रकार से उपयोग में लाने का अधिकार होता था। यानी जब तक वो राज्य को कर देता था तब तक उस भूमि से संबंधित उसे सारे अधिकार होते थे, और भूमि पर माल गुजारी का निर्धारण जो है ये राज्य द्वारा किया जाता था। यानी 33% जो भू राजस्व लिया जाता था वो राज्य द्वारा लिया जाता था। और यह जो रैयतवाड़ी प्रथा है ये मद्रास और मुंबई में पाया जाता था, मतलब मद्रास, मुंबई आदि भागों में यह व्यवस्था प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा को
मिरासी किस स्थान पर कहा जाता था? यानी जजमानी प्रथा जो है इसको मिरासी शब्द से किस स्थान पर कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है मद्रास, तीसरा है मैसूर, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। तो मद्रास में जो जजमानी प्रथा थी इसको मिरासी के नाम से कहा जाता था। और इसके अलावा जो जजमानी प्रथा है इसको महाराष्ट्र में क्या कहा जाता था? तो इसे महाराष्ट्र में बलूरे कहा जाता था, बलूरे। मद्रास में मिरासी। और इसके अलावा मैसूर में क्या कहा जाता था? तो मैसूर में अद्दे कहा जाता था जजमानी प्रथा को। तो ये सारे अलग अलग इनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कूलक किसान कहा गया है? पहला है बटाईदार को, दूसरा है मध्यम किसान को, तीसरा है खेतीहर मजदूर को, चौथा है बड़े किसानों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेतीहर मजदूर को। जो खेतीहर मजदूर होते थे इनको कूलक किसान भी कहते हैं। और जो ये खेतिहर मजदूर हैं ये मतलब किसके यहाँ काम करते थे? तो ये काम करते थे धनी किसानों के यहाँ, यानी धनी किसान का जो वर्ग है उनके यहाँ ये कार्य करते थे। और धनी किसान जो होते थे इनके पास मतलब पर्याप्त भूमि होती थी, पर्याप्त जोतें होती थी। और इनको जो है भद्र किसान भी कहा जाता है। किसको? धनी किसान को। और ये स्वयं खेती नहीं करते थे, ये जो कूलक किसान या फिर खेतिहर मजदूर हैं इनसे ये कार्य करवाते थे। और इसके अलावा जो खेतिहर मजदूर हैं, मतलब खेतिहर मजदूर में कुछ के पास थोड़ी बहुत ज़मीनें होती थी, लेकिन कुछ के पास वो भी नहीं होती थी। तो ये दूसरों के जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी उनके यहाँ ये कार्य करते थे और अपना जो है परिश्रम करके वो अपनी आजीविका की पूर्ति करते थे, मतलब अपनी आजीविका चलाते थे। और इसके बदले में जो ये खेतिहर मजदूर हैं इनको वेतन मिलता था, और जो कि बहुत ही कम होता था। और इनके पास जो है अपनी खुद की कोई भूमि नहीं होती थी, या होती भी थी तो बहुत ज़्यादा मतलब कम होती थी। तो इसके बदले में उन्हें धान, दाल या मतलब इन सभी चीज़ों का भुगतान मिल जाता था। और कहीं कहीं पर क्या होता था कि नगद मजदूरी के साथ इन्हें वस्तुओं के रूप में भी मजदूरी मिलती थी खेतिहर मजदूर को। और इसके अलावा बात की जाए मतलब जो इनका जो कैटेगरी है अलग अलग किसानों का, कृषक अर्थव्यवस्था का, तो इसमें सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं धनी किसान। धनी किसान ये सबसे उच्च वर्ग के माने जाते हैं। इनके पास पर्याप्त ज़मीनें होती हैं और इनको एक तरह से पूंजीवादी भी कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं इसके बाद मध्यम, दूसरे आ जाते हैं मध्यम किसान। उसके बाद तीसरे आ जाते हैं निर्धन किसान। देखिए जो मध्यम किसान हैं इनके पास जो है जो भूमि होती थी वो मध्यम आकार की होती थी, यानी ना बहुत इनके पास ज़्यादा होता था ना बहुत कम होता था। और ये आत्मनिर्भर होते हैं और ये अपने खेतों पे स्वयं काम करते हैं। और इन्हें बाहर से मतलब कोई भी खेतिहर मजदूर नहीं रखना पड़ता था। और इनका जो कृषि उत्पादन है ये अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा करवाते थे, यानी ये अपना जो खेती बाड़ी का काम है वो स्वयं करते थे अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के, और बाहर से कोई भी मजदूर नहीं रखते थे। इसके अलावा जो निर्धन किसान होते थे, मतलब निर्धन किसान जो होते हैं ये सामान्य किसान होते हैं। इनके पास इतनी भूमि नहीं होती है कि ये अपनी आजीविका चला सके, और इसीलिए ये जो किसान हैं ये बटाईदारों से खेती करते हैं और समय आने पर अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दूसरे के खेतों पर मजदूरी करते हैं। और चौथा निर्धन किसान के बाद कौन आता है? निर्धन किसान के बाद खेतीहर आते हैं, जिसे हम खेतीहर या मजदूर कहते हैं। ये चौथे नंबर पे हैं खेतीहर मजदूर। ये क्या करते हैं? दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कानूनी रूप से बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई? पहला है वर्ष 1974, दूसरा है वर्ष 1972, तीसरा है वर्ष 1970, चौथा है वर्ष 1973। तो बंधुआ मजदूरी जो है वो कब समाप्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, यानी 1972 में। तो बंधुआ मजदूरी क्या होती है? बंधुआ मजदूर जो होते थे, जैसे जो बड़े बड़े किसान होते थे या पूंजीपति होते थे, तो वो जो है जो मजदूर होते थे उनको बंधुआ बना के रखते थे, यानी उनका जो भी कर्ज वगैरह रहता था वो जब तक उसे पूरा नहीं कर देते थे
और तब तक उनको जो है एक बंधुआ की तरह रखा जाता था। मतलब वो सिर्फ उनके हिसाब से ही हर चीज़ें करते थे, उनके हिसाब से उनको श्रम करना है, उनके हिसाब से खाना पीना, मतलब सिर्फ एक मशीन की तरह उनसे काम करवाते थे। और ये जो बंधुआ मजदूर होते थे ये इतने गरीब होते थे, असहाय होते थे कि ये जो है इनका जो कर्ज होता था या इनके दादा बाबा का जो कर्ज होता था ये कभी उसको पूरा कर ही नहीं पाते। तो इसके लिए इन्हें जो है ज़िंदगी भर दूसरों का बंधुआ बन के रहना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर AR देसाई ने भारतीय समुदाय में कितने प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की है? पहला है 7 प्रकार की, 6 प्रकार की, 8 प्रकार की या 9 प्रकार की। तो AR देसाई ने जो है कितने प्रकार की भारतीय समुदाय में कितने प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की है? तो इन्होंने 6 प्रकार के परिवर्तन की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना में हुए कृषक आंदोलन कब तक चला था? तो सबसे पहले तो जान लीजिए तेलंगाना जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1946 में, 1946 में। और ये चला कब तक था? तो इसका राइट आंसर होगा 1950, यानी ये 1946 से 1950 तक चला था तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन में जो कृषक आंदोलन हुआ था, तो तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत एक क्षेत्र था। और यहाँ पे लगभग 80 लाख जो है किसान थे, कृषक थे। और यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के किसानों से कम दामों पर ज़बरदस्ती क्या किया जाता था? गल्ला प्राप्त किया जा रहा था। मतलब उनसे ज़बरदस्ती गल्ला लिया जाता था कम दाम पे। इसके विरोध में जो नलगोंडा के कई गांवों के किसान थे उन्होंने मिल करके विद्रोह किया। आगे चल करके हैदराबाद के जो साम्यवादी थे और जो आंध्र महासभा है, इन्होंने इसका नेतृत्व किया और निजाम ने उसे सैनिक कार्यवाही द्वारा दबाना चाहा। निजाम जो वहाँ का जो शासन था उन्होंने इसे मतलब दबाना चाहा, लेकिन किसानों ने संगठित होकर के हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाने की मांग की थी। ये सब कब हुआ था? तेलंगाना आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, घेरा डालो आंदोलन वर्ष 1975 में किस राज्य में हुआ था? बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ये इसके बाद है ऑप्शन ऊपर चला गया है महाराष्ट्र। तो जो घेरा डालो आंदोलन है ये 1975 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। जोत की चकबंदी के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है। पहला है बिखरे खेतों को एक जगह इकट्ठा करना, दूसरा है खेतों को कृषि योग्य बनाना, तीसरा है खेतों का बंटवारा करके, चौथा है उपरोक्त तो सभी। तो जोत की चकबंदी के माध्यम से परिवर्तन किया जाता था, यानी जो बिखरे खेत होते थे उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियोज आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।